हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपके सामने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लेकर आया हूं। आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है इसे लेकर आया हूं। आपराधिक षड्यंत्र को आईपीसी में क्यों जोड़ा गया, पहले तो नहीं था। जब लॉर्ड मैकाले ने 1860 में हमारे लिए आईपीसी बनाई तो उसमें ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये तो बाद में जोड़ी गई। तो इसकी क्या आवश्यकता महसूस की गई? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते किसे हैं, किन व्यक्तियों के ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगती है, उसके बारे में दोस्तों बताऊंगा आपको। 120 बी सेक्शन किन किन पर लगता है ये समझाऊंगा आपको। क्या सभी व्यक्ति लायबल होते हैं ये समझाऊंगा। क्या के बारे में बताऊंगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत काम आएगी। एफआईआर में बहुत बार पुलिस ऑफिसर 120 बी लगा देते हैं, तो 120 बी है क्या, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है क्या, उसके बारे में समझाने जा रहा हूं दोस्तों। बहुत काम आएगी आपके, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आईपीसी में सेक्शन 120 ए और बी में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया गया है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती क्या है, पहले ध्यान से समझिए। जब दो या अधिक व्यक्ति, ठीक, कोई ऐसा काम करने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं, सहमत हो जाते हैं जो इलीगल होता है। जैसे एक्स और वाई किसी जेड को मारने के लिए तैयारी करते हैं और सहमत हो जाते हैं, करार करते हैं कि हम आज मिलकर जेड को मारेंगे। तो एक्स और वाई में क्या हुआ, इलीगल एक्ट को करने के लिए सहमति हुई। ठीक, तो सहमति को ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। उन्होंने योजना बना ली, षड्यंत्र रच लिया कि हम आज मिलकर जेड को मारेंगे। कौन? एक्स और वाई। एक्स और वाई ने क्या करे, योजना बनाई, मारा नहीं अब तक। अभी तक सिर्फ उन्होंने योजना बनाई है कि आज हम मिलकर किसी का मर्डर करेंगे, किसी को मारेंगे, जेड को मारेंगे। तो उन्होंने क्या किया, आपराधिक षड्यंत्र किया। ठीक दोस्तों, इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 120 ए में दे रखी है। ठीक, चैप्टर 5 ए है और सेक्शन 120 ए। देखिए क्या कहती है। डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी: व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू और कॉज टू डू बी डन। क्या? एन इलीगल एक्ट। जब दो या अधिक व्यक्ति कोई इलीगल एक्ट करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, और एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, जब दो व्यक्ति किसी लीगल एक्ट को करने के लिए सहमत होते हैं लेकिन उनसे कोई इलीगल एक्ट हो जाता है तो उसे क्या, वो भी क्या हुआ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब ऐसा कैसे होता है, कोई व्यक्ति किसी लीगल एक्ट को करने के लिए सहमत हुए, कोई वैध काम करने के लिए सहमत हुए, लेकिन काम कैसा हो गया, कोई इलीगल हो गया। करार तो उनका हुआ था कोई लीगल काम करने का, लेकिन काम हो गया वहां पर जाके घटनास्थल पर इलीगल, तो वो भी क्या कहलाएगी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी। इसके एक एग्जांपल समझिएगा। मेरा मकान मैंने किसी को किराए पे दे रखा है, टाइम पीरियड पूरा हो गया, वो खाली नहीं कर रहा है, तो मैंने बदमाशों को बुला के मकान खाली करा लिया अपना। मकान खाली कराना लीगल है, लेकिन जो साधन मैंने अपनाए, जो एक्ट किया, वो इलीगल है। तो ये क्या कहलाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगी। इसी डेफिनेशन दोबारा देखिए, दोबारा समझिएगा। एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल, यानी कि एक्ट कौन सा है, लीगल है। एग्रीमेंट क्या है, लीगल है। बाय इलीगल मीन्स सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। एक्ट जो किया वो इलीगल किया, लेकिन जो हमने साधन जो अपनाया उस एक्ट को करने के लिए वो इलीगल थे। समझ में आया, वैध साधन नहीं थे, इलीगल थे। ये क्या कहलाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगी। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, ध्यान समझिए। दो या अधिक व्यक्ति मिलकर कोई ऐसा काम करने के लिए सहमत होते हैं जो इलीगल होता है, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चैप्टर 5 ए आईपीसी में पहले नहीं था। कब जोड़ा, 1913 में, 1913 में से जोड़ा गया। क्या आवश्यकता इसकी पड़ी, क्यों जोड़ा हमने इसे? देखिए, अबेटमेंट के अंदर ऑलरेडी षड्यंत्र की परिभाषा थी। चैप्टर 5 के अंदर दुष्प्रेरण दे रखा है। दुष्प्रेरण क्या होता है, किसी व्यक्ति को उकसाना, षड्यंत्र रचना और सहायता करना, ये तीन तरीके से होता है दुष्प्रेरण। इसके अंदर षड्यंत्र ऑलरेडी मौजूद था, तो हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जोड़ा जब कॉन्स्पिरेसी ऑलरेडी 107 सेक्शन में मौजूद थी, सेकंड पार्ट में। देखिए इसकी क्या आवश्यकता, एक एग्जांपल समझिएगा। 1913 में हमने इसे जोड़ा है, तो मैं 1912 के पीछे लेके जाता हूं आपको। सोचिए आप 1912 में हैं, हम तीन क्रांतिकारी हैं, ए बी सी, तीन क्रांतिकारी हैं। हम तीनों ने मिलकर योजना बनाई 1912 में, आज हम गवर्नर जनरल को मारेंगे, मिलकर मारेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने हथियार इकट्ठे कर लिए, ठीक है, पूरी प्लानिंग कर ली। गवर्नर जनरल इस गाड़ी के रास्ते यहां से आएगा, या आप वेपन चलाओगे, आप ध्यान भटकाओगे। हम तीनों ने मिलकर, एबीसी ने मिलकर ये कोई योजना कर ली कि हम किसी गवर्नर जनरल को मारेंगे 1912 में। ठीक, लेकिन उससे पहले ही हमें पकड़ लिया गया 1912 में। जब पकड़ लिया गया, हम लोग योजना बना रहे थे, तैयारी कर रहे थे, पूरी हमने कोशिश कर ली थी मारने की, लेकिन हमें पकड़ लिया गया किसी कारणवश। लेकिन हमें पनिश नहीं किया जा सकता था।
क्यों? क्योंकि षड्यंत्र तो हमने किया लेकिन कोई एक्ट नहीं किया, कार्य नहीं किया। ठीक, तो अंग्रेज को दिक्कत आई। अंग्रेज ने इसके लिए क्या था, दुष्प्रेरण में था ऑलरेडी षड्यंत्र, तो उसके लिए कोई एक्ट करना आवश्यक था। 107 में जो षड्यंत्र दे रखा है, उस षड्यंत्र में अगर किसी व्यक्ति को फंसाना है तो उसके लिए कोई काम करना आवश्यक था, और हमने गवर्नर जनरल को तो मारा ही नहीं था अभी तक, हमें पहले ही पकड़ लिया गया एबीसी को। ठीक, जब पकड़ लिया गया तो हमें छोड़ना पड़ा क्योंकि हमने कोई काम नहीं किया, लेकिन हम तो क्रिमिनल किस्म के व्यक्ति थे उस समय पर, क्रांतिकारी। ठीक, तो उसके लिए अंग्रेज ने 1913 में चैप्टर 5A आईपीसी जोड़ा और उसके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जोड़ दिया गया, सेक्शन 120A और बी, जिसमें स्पष्ट किया गया अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करने की कोई योजना भी बना रहा है, कोई व्यक्ति मिलकर योजना बना रहे हैं, करार कर लिया वो लोगों ने मिलकर, एबीसी ने मिलकर कि गवर्नर जनरल को अब मारेंगे, तो उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब हम उनको पनिश कर सकते हैं। दोस्तों समझ में आया क्यों हमने चैप्टर जोड़ा? पहले 1912 में हमें जब पकड़ लिया गया था तो उसके लिए पनिशमेंट नहीं किया जा सकता था, लेकिन 1913 में बिना एक्ट करे भी योजना बनाने के लिए एबीसी को अब पनिश किया जा सकता है 120B सेक्शन में। समझ में आई दोस्तों वीडियो? अब आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी समझाता हूं थोड़ा सा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अब क्या होती है? देखिए, ए बी सी ने मिलकर योजना बनाई कि किसी डी नाम के व्यक्ति को हम मारेंगे। ठीक, तो उन्होंने क्या कर लिया, पूरी प्लानिंग कर ली। प्लानिंग से पहले ही वो लोग पकड़ लिए गए, तो उनके ऊपर क्या लगाया पुलिस ने, 120B सेक्शन में उन्हें पनिश किए जाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। ठीक दोस्तों, कॉन्स्पिरेसी के लिए, आपराधिक षड्यंत्र में सब आने के लिए चारों व्यक्ति अगर हैं तो चारों को पता होना चाहिए हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे ए बी सी डी किसी एक्स को मारने जा रहे हैं तो उन सबको पता होना चाहिए कि हम किसी एक्स को मारने जा रहे हैं, तभी चारों क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होंगे। ठीक, समझ में आया? लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति को उस योजना के बारे में जानकारी नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, तब उसे लायबल नहीं ठहराया जा सकता। जैसे ए बी सी ने मिलकर योजना बनाई कि हम किसी एक्स को मारेंगे, ठीक, उसके घर पे जाके हम उसको मारेंगे, लेकिन गाड़ी उनके पास नहीं है। गाड़ी उन्होंने किसी रेंट वाले से ली, हायर करी कोई गाड़ी किराए पे ली, और उसके ड्राइवर से कहा आप हमें 1 घंटे के लिए वहां छोड़ना, 1 घंटे बाद हमें ले जाना वहां से आके। वो तीनों उस डी नाम के व्यक्ति के साथ गाड़ी में बैठकर चले गए। डी नाम का व्यक्ति नीचे बैठा है, उस मारकर एक्स को मारकर एबीसी गाड़ी में बैठ के आ जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, या मारते नहीं है पहले ही पकड़ लिए जाते हैं। तो कौन भी आया, ए बी सी, उनके साथ डी भी तो इन्वॉल्व हो गया, लेकिन डी को तो योजना की जानकारी नहीं है। तो डी कह सकता है सर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं, मुझे तो सिर्फ इन्होंने हायर किया था टैक्सी के लिए। ठीक, मुझे इनकी योजना के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब तक योजना की जानकारी ना हो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल उस डी को हम नहीं ठहरा सकते। समझ में आया दोस्तों? क्या गया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सोमनाथ थापा केस में, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट का आपको बताया कि डी की कोई गलती नहीं है, डी को सिर्फ हायर किया गया था एक टैक्सी लेने के लिए। लूटने के लिए ए और बी ने कोई मिलकर योजना बनाई कि आज हम दोनों मिलकर बैंक लूटेंगे, प्लानिंग कर रहे हैं पूरी, वो सब चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन उसको उन्होंने टाइम लग गया, उसके लिए उन्होंने समय लगा, 2 महीने का समय गुजर गया इसी बीच में प्लानिंग करने में उनको। इसी 2 महीने के दौरान उनके साथ सी और डी भी जुड़ जाते हैं। ठीक, अभी तक बैंक लूटा नहीं गया है, कोई काम ऐसा नहीं हुआ कि बैंक लूट लिया जाए। ठीक, तो उनको पहले ही चारों को पकड़ लिया गया। सी और डी कहते हैं हम तो बाद में जुड़े, हमें तो बाद में योजना बनाई, इनकी पूर्व की प्लानिंग तो ए और बी की थी, इनको आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल कीजिए, हम लोग लायबल नहीं हो सकते। तो न्यायालय ने स्पष्ट किया नहीं, सी और डी जो मिलकर योजना बना रहे थे, बाद में ही भले ही बाद में ही जुड़े हों, ये भी लायबल हैं उस योजना को बनाने में। ठीक दोस्तों, एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने और आया, देवेंद्र पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, जिसमें स्पष्ट किया गया कौन व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होगा और कौन नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें स्पष्ट किया गया क्या एक व्यक्ति भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लायबल हो सकता है। जैसे मैंने योजना बनाई कि मैं मिलकर किसी ए नाम के व्यक्ति को मारूंगा, मैंने पूरी प्लानिंग कर ली, पूरी तैयारी कर ली, और उससे पहले ही मुझे पकड़ लिया गया उसे मारने से पहले ही, तो क्या मुझे लायबल ठहराया जा सकता है? नहीं दोस्तों, मुझे लायबल नहीं ठहराया जा सकता। मैंने अपने पूर्व की वीडियो में अपराध की 4 अवस्थाएं आपको बताई हैं। क्या अवस्थाएं थी याद कीजिए। कोई भी अपराध करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? आशय। मेरा आशय था किसी ए को मारने का, बिल्कुल था आशय ए को मारने का। उसके बाद दूसरा स्टेज क्या है? तैयारी। मैंने तैयारी कर ली, हथियार सब लेकर आ गया, लेकिन मैंने अभी तक उसको एक्ट नहीं किया। तो आशय और तैयारी 2 स्टेज होंगे। ये दोनों स्टेज पनिशेबल नहीं है। इसके बाद प्रयत्न और परिणाम, 4 स्टेज होती हैं अपराध की। तो आशय था मारने का, नहीं कर पाया, तैयारी थी, पूरी प्लानिंग कर ली, लेकिन अभी तक काम नहीं हो पाया, तो आशय और तैयारी के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि अभी तक मर्डर मैंने नहीं किया है। अकेला व्यक्ति था क्योंकि मैं, लेकिन इस केस में डिफाइन किया गया। अब ये
काम जो मुझे करना था, मैंने किसी बी नाम के व्यक्ति को अपने साथ मिलाया कि आओ मैं और आप मिलकर हम दोनों किसी ए का मर्डर करेंगे। ठीक दोस्तों, तो उस ए का मर्डर करने में मैंने और बी नाम के व्यक्ति ने मिलकर योजना बनाई, हथियार वथियार इकट्ठे किए, उससे पहले ही हमें पकड़ लिया गया, तो हम दोनों को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल ठहराया जाएगा। यह होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। ठीक, क्योंकि काम नहीं किया गया, लेकिन मैं अकेले योजना बना रहा था, मुझे पकड़ लिया गया तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इंटेंशन भले ही थी, तैयारी भले ही थी, लेकिन मैंने कोई एक्ट अभी तक नहीं किया। लेकिन इसी एक्ट को करने के लिए मैंने किसी को अपने साथ ले लिया और उसके साथ में मिलकर मैंने योजना बनाई कि हम मिलकर वो अपराध करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगी। इसी केस में यही डिफाइन किया गया दोस्तों आपको। ठीक, ये सब कहां का रखा है? 120A में समझा रखी है सारी बातें। अब 120B क्या है? 120B पनिश कर रही है किसको? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कितना दंड मिले। 120B का फर्स्ट पैरा देखिए क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, पढ़ते हैं 120B का फर्स्ट पैरा। पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ध्यान से देखिए, whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years। अगर कोई अपराध 2 साल मृत्यु या जीवन कारावास से 2 साल से ऊपर वाले अपराधों में किसी को काम को करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है, और अपवर्ड शैल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच ए कॉन्स्पिरेसी बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस। समझ में आया दोस्तों? अगर कोई अपराध ए बी द्वारा करने की कोई योजना बनाई जाती है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने किसी को मारने की योजना बनाई जाती है, जो अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास और 2 साल से ऊपर का अपराध करने का कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो, तो उनको ऐसे ही बढ़ता जाएगा, उस अपराध में वही दंड मिलेगा जो उस अपराध को करने में मिलता। समझ आया? देखिए, जैसे मैं ए और बी ने मिलकर कोई योजना बनाई कि किसी सी को मारेंगे, पूरी प्लानिंग कर ली, दोनों ने हथियार सब इकट्ठे कर लिए, उस मारेंगे ना, मारने की प्लानिंग करी, किसी को मारेंगे, तो मारने का दंड क्या है? 302 हत्या, जिसमें मृत्यु और आजीवन कारावास का दंड मिलता है। अभी तक, और उससे पहले ही ए और बी को पकड़ लिया गया, तब उन्हें कितना दंड मिलेगा? उन्हें मृत्यु या आजीवन कारावास ही दंड मिलेगा, वही दंड मिलेगा जो उस अपराध के लिए होता। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, ए और बी और सी ने मिलकर कोई ऐसी योजना बनाई कि आज हम मिलकर किसी डी को लूटेंगे। लूट का दंड कितना है? 10 साल का। ठीक, लेकिन उससे पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया तो कितना दंड देंगे? तो उन्हें 10 साल ही दंड मिलेगा, अभी लूटा नहीं गया है दोस्तों। समझ में आया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? अब सेकंड पैरा देखिए क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। Whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding 6 months और विद फाइन और विद बोथ। अगर कोई ऐसा अपराध किया जाता है जो 2 साल से कम की सजा वाला अपराध है, ठीक, और उसको करने की कोई योजना बनाई जाती है, किसके द्वारा? ए और बी द्वारा, तो उनको कितना दंड मिलेगा? 6 माह का दंड मिलेगा। जैसे ए और बी ने मिलकर किसी सी को पीटने की योजना बनाई, उसे मारने की योजना बनाई कि आज हम उसकी पिटाई करेंगे, ठीक, और उससे पहले उन्हें पकड़ लिया गया। पिटाई का दंड कितना है? 1 साल, तो उनको भी पिटाई ना करने पे उनका भी दंड कितना मिलेगा? 6 महीने का दंड मिलेगा दोस्तों, कि उनका क्या, 2 साल से कम का अपराध वो करने वाले थे, उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, षड्यंत्र रचने के अनुसार में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के अनुसार में। समझ में आया दोस्तों? आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। मैंने बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करी है आप लोगों को, बहुत डीपली समझाने की कोशिश करी है। कुछ कमेंट्स होते हैं, मुझे कमेंट्स करके आप पूछ भी सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज लेके आने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।